proud. Good afternoon. Good afternoon. जी बेटा, किसी की कुछ भी रिक्वेस्ट है ना, प्लीज सेंड मी अ मैसेज, है ना. So I received a request for circle, so I have posted some questions. If you want कि सर नहीं सर्कल में आप फाइंडिंग लेंथ ऑफ कोड के क्वेश्चन पोस्ट कर दें, है ना, I'll do same. So I received one request on mole concept, but जो रिक्वेस्ट है वो बहुत बेसिक्स की भी रिक्वेस्ट है. So we'll take up on that. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में रखेंगे और ये मोल कॉन्सेप्ट 11th में काफ़ी यूज़फुल है. बट बेसिक्स अगर आपको एक बार क्लियर है तो यू विल फाइंड कि बहुत इजी है मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो बेसिक्स में व्हाट यू हैव टू मेक आउट इज कि जितना भी मास है ना, दैट्स मेजर्ड आउट इन केजी. दिस मास इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, इवेंचुअली, और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कोई भी एक चीज है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बना होगा. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो मास है वो किससे बना हुआ है, वो H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना. अब H2O में जो H है जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर एटम के अंदर में जाएंगे तो जो एटम, किसी पर्टिकुलर एटम का जो मास है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So eventually mass of everyone और let's say mass of आन्या, है ना, आन्या का मास जो है वो किस वजह से है, क्योंकि आन्या के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है, इसीलिए देयर इज सम मास फॉर आन्या. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं है. ठीक है, तो जहां पर हम मास की बात करेंगे तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास, है ना. हमारी किस्मत अच्छी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है. ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, वो माइनर डिफरेंस अभी हमारे किसी काम का नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे हम. सो विल टेक फर्स्ट टेस्ट कि वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, इनका मास जो है वो एग्जैक्टली सेम है. ये मास किसके इक्वल है बताओ. हाँ जी, मास ऑफ वन प्रोटॉन. सर 1U. 1U, बट 1U मुझे पता ही नहीं है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू में बताओ. 1/12 mass of carbon atom, नहीं हाइड्रोजन एटम. ना, कार्बन, है ना, बट कार्बन का भी आई एम नॉट अवेयर ऑफ, तो मेरे को न्यूमेरिकल. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. हाँ जी बिल्कुल, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg. ये वन प्रोटॉन या वन न्यूट्रॉन का मास होता है ना. दिस वाज वेरी बिग अचीवमेंट. जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि दुनिया में सारी चीजें जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई हैं,
तो मुझे पता क्या करना है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, आई कैन फाइंड इट्स मास, है ना। और मैं रिवर्स में भी पता कर सकता हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि कितना मास है तो मैं रिवर्स में आई विल वर्क इट आउट। ठीक है, इसको केजी की जगह पहले जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻24 जी। क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपसे अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की टर्म में, यूनिटरी टर्म में अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई लेट्स से, ठीक है, लेट्स से आन्या का वेट 50 kg है ना। मैं पूछना चाह रहा हूं आन्या के अंदर जो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन आन्या। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है टोटल मिलाकर, अलग अलग नहीं, साथ में कितने मिलाकर, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर वेट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता तो आन्या का वेट कितना होता, आन्या के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते भाई? वन न्यूक्लियन। 1 न्यूक्लियन होता बस, है ना, सिर्फ 1 न्यूक्लियन, क्योंकि इतना ही वेट है हमारा। ठीक है, अगर आन्या का वेट जो है वो 1 ग्राम होता तो कितने न्यूक्लियॉन्स होते? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 न्यूक्लियॉन्स होते। उसका वेट है 50 kg, दैट इज 50,000 ग्राम। तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 50,000 न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं आन्या के अंदर? न्यूक्लियॉन मींस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन आई डोंट नो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बट अगर हम उसमें पर्टिकुलर सेल्स को, सारे सेल्स को अलग करेंगे ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, फिर हर सेल के अंदर जो है अगर हम एटम्स को सेपरेट करेंगे, हर एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे, तो दिस मेनी न्यूक्लियॉन्स विल बी काउंटेड। ठीक है, इतने न्यूक्लियॉन्स होंगे। क्लियर है यहां तक भाई? यस सर। ओके, सो नाउ थिंग इज, ये जो है डिवीजन अगर हमें करनी पड़ेगी तो ये थोड़ा सा डिवीजन में प्रॉब्लम है ना। तो ये वाला जो डिवीजन है, दिस डिवीजन इज ऑलरेडी बीइंग डन, ये डिवीजन ऑलरेडी किया गया है ना। ये डिवीजन कितना है? दिस डिवीजन इज, हाँ जी, कितना है भाई ये वैल्यू? 6.022 022 into 10⁻23. ठीक है, इंटू 50,000। ठीक है, अब आप या तो ये बोल सकते हैं कि आने के अंदर जो है दिस इज इंटू 30, सो 3 इंटू 10⁻⁻, दिस इज 4, 23, 27, 28 न्यूक्लियॉन्स आर देयर। या तो आप ये बोल सकते हैं, और नहीं तो हमने इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, इसको नाम क्या दिया है? मोल। तो अन्या इज हैविंग 50,000 मोल्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सारा का सारा खेल जो यूनिटरी मेथड का, और कुछ नहीं है। इसी को एक बार वापस फिर से देखेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि एक प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। ठीक है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ मास ऑफ 1 ग्राम? सो आंसर फॉर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 protons are required for mass of 1 gram। ठीक है, इस चीज को जो है बार बार इस नंबर को यूज ना करने के लिए हम इसको एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, दैट नेम इज मोल। सो विल से 1 mole of proton will weigh 1 gram। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। कुछ भी डाउट हो बेटा बिंदास पूछो, है ना। यहाँ पर आधे से ज्यादा ऑलरेडी पता है उनको, बट समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाई करें, तो वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। बट अदरवाइज दिस क्लास इज फॉर दोस्त जिनको समझ में नहीं आया कि मोल होता क्या है ना। मोल वर्ड से ही प्रॉब्लम आ रही है। मोल और मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग वर्ड हैं।
मोल इज वेरी सिंपल और सिमिलर टू मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, है ना। उस वे में एक मोल को एक वर्ड दिया गया है। यहाँ हम बोलते हैं 1 बिलियन, 1 बिलियन इज 10⁹9। 10⁹9 व्हाट? नथिंग, बस 10⁹9 को 1 बिलियन बोलते हैं। सेम वे में 6.02 इंटू 10⁻23 इसको हम 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में यूज होता है, बट इन जनरल लाइफ में यू कैन यूज इट। हाँ जी बोलो। बंद रहेगा, कोई एंटर नहीं करना। भाई आरिफ, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। सर मोल सिर्फ ये प्रोटॉन्स या एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेजर करने के काम आता है या फिर कहीं और भी यूज होता है? इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन केमिस्ट्री ओनली, ठीक है, बट एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है ना। यू कैन से देयर आर 1 मोल स्टार्स इन द यूनिवर्स, परफेक्टली फाइन स्टेटमेंट, नो इश्यूज। ओके सर, तो सर मोल एक जस्ट एक यूनिट है फॉर मेजरिंग। हाँ, इट्स अ यूनिट फॉर नंबर्स, बस नंबर्स को लेकर यूनिट है ना। 10⁻12 को आप ट्रिलियन बोलते हैं, 10⁻15 को आप क्वाड्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। सेम वे में 6 इंटू 10⁻23 इसको आप मोल बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपने 1 प्रोटॉन लिया तो इसका मास इतना होगा, दिस मास इज सेम एज 1 यू, इसको हम यू करके डिनोट करते हैं या एएमयू करके डिनोट करते हैं, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर आपने 2 ले लिए तो मास थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर आपने टोटल मिलाकर 100 ले लिए तो मास और इंक्रीज हो जाएगा। आपने बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन और आपने टोटल कितने प्रोटॉन्स लिए? यू हैव टेकन 6.02 into 10⁻23 प्रोटॉन्स यू हैव टेकन। तो इनका मास कितना होगा बेटा? इनका मास होगा 1 ग्राम, ठीक है जी। यस सर। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने जो है 2 ले लिए हैं। अब बताओ तो इनका मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। है ना। अगर मैं पेयर में ले रहा हूं, ठीक है, तो मास जो है वो 2 ग्राम हो जाएगा। और मैं यहां पर जो है अगर 4 ले रहा हूं, 4 ग्राम हो जाएगा। है ना, 4 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली, है ना, एक बार फिर से वापस देखते हैं। ये मेरे पास बेटा हाउस है ना, ये मेरे पास हाउस है। कितने हाउस हैं? दीज आर 6.02 इंटू 10⁻23 हाउसेज आ गया, ठीक है। इनमें अगर मैंने एक एक प्रोटॉन डाल दिया तो इन हाउसेज का इनका जो वेट है दैट विल बी 1 ग्राम। और इनके अंदर अगर मैंने बेटा 2 प्रोटॉन डाल दिए तो इनका वेट जो है वो 2 ग्राम्स हो जाएगा। और इनके अंदर मैंने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन डाल दिए, अब वेट कितना हो जाएगा? दिस वेट विल बी 4 4 ग्राम्स, है ना। और ये अगर आप देखेंगे दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको, 2 प्रोटॉन मिलेंगे, ठीक है। तो हीलियम का अगर 1 एटम ऑफ हीलियम की मैंने बात की बेटा, 1 एटम ऑफ हीलियम, इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना। उनका जो मास होगा वो 4u होगा। 4u का मतलब है 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास होगा 1 एटम ऑफ हीलियम का। अगर आपने 1 बिलियन एटम लिए, 1 बिलियन एटम ऑफ हीलियम, है ना, उनका मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 बिलियन यू। आई होप यहां तक कोई इशू नहीं होगा। और अगर आपने 1 बिलियन की जगह आपने 1 मोल एटम ऑफ हीलियम ले लिए तो इनका मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 मोल, 1 मोल इज 6.02 इंटू 10⁻⁻23
into 1.67 into 10 raised to power minus 24. This product is nothing but 1. Answer will be 4 gram. त्रिशा आवाज नहीं आ रही बेटा. Excuse me, sir. हाँ जी. सर जो आपने 4 into 6.02 into 10 raised to power 23 लिखा है सर, वो क्या है फिर? वो U की वैल्यू है? वो तो मोल की वैल्यू है. और सर 1.67 into 10 raised to power minus 24 फिर किसकी वैल्यू है? ये U की है, ये U है. देखो फिर से इसी चीज को देखो, मैं अगर लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछा बेटा 1 एटम ऑफ हीलियम, इसका मास कितना है? आप कहोगे सर इसके अंदर तो 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना, इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन. अब एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? बहुत ही छोटा सा चीज है वो, तो उसका मास है 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24. आप कह रहे हो कि सर ये जो नंबर है ना, ये याद करने में लिखने में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, आप उसको 4u करके लिख लो. अब मुझे ये पता रहेगा कि भाई u जो है वो 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24 है ना. कितना मास हो गया? इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम मास हो गया हमारा. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक एटम का इतना मास है ना. अब अगर मैंने आपसे बात की लेट्स से 100 एटम्स, तो 100 एटम ऑफ हीलियम, इनका मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100 इंटू यू, है ना, ये मास हो जाएगा हमारा. और यू क्या है? वो येलो में जो दिखाया है वो यू है हमारा. 100 की जगह आपने ले लिया 1 बिलियन एटम ऑफ हीलियम, इनका मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 बिलियन इंटू यू. ठीक है. अब मैं आपसे बोला 6.02 इंटू 10 raised to power 23 एटम ऑफ हीलियम, इनका मास कितना है? दिस मास इज 4 इंटू 6.02 इंटू 10 raised to power 23. अब यहाँ पर u की वैल्यू वापस लिख दी अगर हम, तो इतना मास हो गया, इतना मास हो गया ना. Yes, sir. अब आप पूछोगे सर आपने यही नंबर क्यों लिया? तो वो मैं बता रहा हूं, हमने ये नंबर क्यों लिया स्पेसिफिकली, क्योंकि दिस नंबर इनटू दिस नंबर इज 1. ये 1 होता है हमारा, है ना. तो ये हमारा आंसर आ गया 4 ग्राम. हमें मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है. Okay, sir. ठीक है. ओके, इसी को अगर मैं बेटा फिर से लूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास कुछ मार्बल्स हैं, एक मार्बल का वेट 2 ग्राम्स है ना. तो 1 kg में कितने मार्बल्स आएंगे? 500. आप कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो हमें निकालना है उसको हम राइट में रखेंगे. हमें गिवन है 1 मार्बल का वेट 2 kg है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मार्बल्स इन 1 kg. तो आप क्या कहेंगे? 2 ग्राम में 1 मार्बल, 1 ग्राम में 1/2 मार्बल, एंड 1000 ग्राम में 1/2 इंटू 1000 मार्बल्स विल बी देयर, है ना. यही बोलेंगे आप. और इसमें आप उल्टा में क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि 500 मार्बल्स का वेट जो है वो 1 kg होगा. अब यहाँ पर मार्बल जो है वो बहुत छोटा साइज कर दिया मैंने, 1 प्रोटॉन, दैट्स लाइक अ मार्बल ना, छोटा सा मार्बल है ये, है ना. इसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम है. ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ कि 1 ग्राम में कितने मार्बल्स चढ़ेंगे? तो आप कहोगे सर 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24, इसमें 1 प्रोटॉन चढ़ा है ना. तो 1 ग्राम के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रिक्वायर्ड है 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24, इतने प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड है. ये कितना है? इसको आपने सॉल्व किया तो दिस यू गॉट 6.02 इंटू 10 raised to power 23. इतने प्रोटॉन्स, इतने मार्बल्स आप लेंगे तो उनका मास 1 ग्राम होगा. ठीक है. बस बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े इसके लिए इन्होंने मोल, इसको बोल दिया मोल. सर ठीक है. हाँ जी बोलो. और इसको बोलेंगे यू. हाँ जी. सर अगर सर क्वेश्चन जैसे है, जैसे हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछे हैं,
तो सर हमें जो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वैल्यू ऑफ मोल, सो सर उससे भी हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, मैं लॉजिकली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। ओके सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। देखो क्वेश्चन सिंपल, आप बिल्कुल सिंपल वे में अगर क्वेश्चन लेंगे है ना, तो क्वेश्चन इज समथिंग कि 11 ग्राम CO2 में फाइंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर। ओ माय गॉड, ये एटम तो हमने सुना है बहुत 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 छोटी चीज है ना, कितने एटम है कैसे पता करें, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है भाई 11 ग्राम में पूछा है, ग्राम ग्राम तो अभी हमें पता नहीं, हमें एक CO2 की बात पता है हमें, है ना। पहले आप सिंपल 1 CO2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसके मास की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसका मास किससे बना है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई, 12, है ना। और ऑक्सीजन में 12U हो गया, ऑक्सीजन का 2 16। इंटू 16U। सो टोटल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज 44U। 44U, अब U की वैल्यू डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन ग्राम्स, है ना, वेरी वेरी लेस। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब यहां पर जो है, अगर ये 1 की जगह पर हमारे पास 1 मोल हो जाता, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल लेते ही जो है हमारा आंसर जो है दिस विल बिकम 44 44 ग्राम। ग्राम्स। अब ये वाला पार्ट भी अगर नहीं समझ में आया कि ये 44U का 44G कैसे हो गया फटाक से, प्लीज आस्क, रेज योर हैंड, सेंड मी ऑन चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन। मेरे पास बहुत वेला टाइम है बेटा, मैं 2-3 घंटे लगा सकता हूँ इस पे, टिल इट्स क्लियर टू यू। ओके देन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 6 क्लास का यूनिटरी मेथड चल रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। 44 ग्राम्स में 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ से हमें नंबर निकालना है ना, तो जो चीज निकालनी होती है उसको राइट साइड में रखेंगे, ये नंबर्स है, 1 मोल इज अ नंबर, है ना, 44 ग्राम इज द वेट। तो 44 ग्राम के लिए हमें 1, आप मोल को मिलियन बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 1 मिलियन आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम के लिए कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, 1/44, और 11 ग्राम्स के लिए कितने चाहिए, 11/44 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 11 ग्राम्स के अंदर जो है 1/4 मोल मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। सर क्वेश्चन में तो एटम्स मांग रहा है यहाँ पे हाँ मोल। एटम्स मांगे हैं, वेरी गुड। सर इसमें 3 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। बस इंटू 3 कर देंगे। एक ओके। मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 है, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने हैं, तो इंटू 3 कर दें आप, ठीक है। सो दिस इज 3/4 मोल एटम्स will be there। हाँ जी, क्लियर है ये वाला पार्ट? अब किसी ने मुझसे पूछा है कि सर ये 3/4 क्या हमें ये लिखना जरूरी है, इसको इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। भाई अगर मैंने आपसे पूछा इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपने कहा कि सर इंडिया की पॉपुलेशन 1.23 बिलियन है, दिस इज अ करेक्ट आंसर ना। 1.23 इंटू 10⁻9 ये लिखना जरूरी थोड़ा है, दिस इटसेल्फ इज करेक्ट। जैसे बिलियन को आप नॉर्मल यूज करते हैं तो वैसे ही मोल को यूज करेंगे आप नॉर्मली। सो बाय हियर टिल हियर दिस इज करेक्ट, है ना, नो इश्यूज।
एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना. लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन number of protons in one drop of water. ठीक है, one drop of water, maybe you can take it as 1 ml, 1 milliliter. 1 milliliter है ना, हार्डली एनीथिंग. 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स होंगे? ठीक है, करना कुछ नहीं है. देखो, लाइफ सबसे ज्यादा इजी कहाँ होती है? जहाँ जनरलाइज्ड फॉर्म होती है ना. एक ही धर्रे पे अगर आपको चलना है अगर, तो उससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता. आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 मॉलिक्यूल, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल से आप स्टार्ट करें. 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मास कितना है भाई? 2U plus 16U, है ना, 18U. वेरी गुड. 1 मॉलिक्यूल के बाद कहां पर जाएंगे? 1 mole Atom. molecule. बस 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मास कितना हो जाएगा? 18 gram. 18 gram. 18 ग्राम्स. ठीक है, अब 1 मिलीलीटर को आप 1 ग्राम ले लें, है ना. तो अब इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि ये गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालना है. तो इसको उल्टा लिखेंगे कि 18 ग्राम के अंदर जो है 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास ऑफ H2O, है ना. तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 1/18 मोल मॉलिक्यूल. बस ये जो कहानी है ना, ये आधी कहानी है और सभी क्वेश्चन में सेम चलती है. यहां तक आते आते आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया और सेम फॉर्मेट में होगा हर एक में, है ना. अब बस कहानी में क्या अंतर है? कहानी में अंतर ये है कि भाई उसने मॉलिक्यूल ऑफ H2O थोड़ा ना पूछा है ना. इतने तो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे ऐसे करके कितने मॉलिक्यूल हैं सर? ये जो है हमारे पास 1/18 मोल मॉलिक्यूल्स हैं ये. ठीक है, अब हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं? 2 तो आपको हाइड्रोजन के मिल रहे हैं और 8 ऑक्सीजन से मिल रहे हैं. हर एक के अंदर 2 हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑक्सीजन से, टोटल 10 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, है ना. सो दिस इज 1/18 मोल into 10 protons. So my answer will be 10/18 mole protons will be there. सर 10 प्रोटॉन्स कैसे पता चला? मेरे पास ये जो H2O है ना, इस H2O को मैंने देखा. सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो 1 प्रोटॉन, दिस इज 1 प्रोटॉन एंड दिस इज 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन. ओके सर, अंडरस्टूड. ठीक है जी. तो आगे बढ़ लेते हैं. कोई इश्यूज तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर. Okay, question. Find mass of 10 raised to power 30 molecules of oxygen. हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से करें? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर. The 1 molecule of O2. बस 1 मॉलिक्यूल. देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये जो क्वेश्चंस है ना सारे के सारे, अगर आप इनको
यूनिटरी मेथड से देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है फिर इसमें। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका मास कितना है बताओ जी? 16U. 16U। बस 10⁻30 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मास कितना हो गया? 16U into 30. 16 into 10⁻30 U। तो वो 32 होगा, 16 कैसे होगा? O2 है। अब सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, अब बस ये है कि जो मास है वो हम यू में नहीं छोड़ते हैं, अदरवाइज यू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल यूनिट। ठीक है, इसको आपको ग्राम में लिखना है। तो यू से 32 इंटू 10⁻30 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, फिर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 32 इंटू 1.67 है ना। सो दिस इज 1.720 के आसपास है ना। सो दैट इज लेट्स से अराउंड 5.2 इंटू 10⁻⁻, दिस इज 6 and 7 grams। ठीक है, सो दिस इज 5.2 इंटू 10⁻⁴ kg और 52,000 kg। Sir, हाँ जी, so can't we leave that in 32 into 10 raised to power 30 into 1.67 minus 24? यहाँ पर लीव नहीं करेंगे। दिस इज द राइट फॉर्मेट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सीखा था, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी Okay, गलत sir. है एक्चुअली, है ना। 8th क्लास का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको हमेशा आंसर छोड़ना है। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि ग्राम्स में देना है, तो फिर 32 इंटू 10⁻30 में नहीं रहने दे सकते? नहीं, क्योंकि मास की यूनिट यू जो है वो एक डिनोशन है, यू है ना, ये ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। मोल जो है वो एक्सेप्टेबल है, जहाँ पर हम नंबर्स के उसमें बिलियन ट्रिलियन की तरह मोल यूज कर रहे हैं, बट यू एक डिनोशन है मतलब ना, सो यू डोंट लीव इट इन यू। ओके सर। अब यहीं पर देखो पंगे कहाँ पर शुरू हो रहे हैं। पंगे शुरू हो जाते हैं अगर मैंने पूछा फाइंड मास ऑफ 3.01 into 10⁻25 molecules of CO2। हाँ जी, करें इसमें। अब इसमें आप ये ऊपर वाला मेथड भी पूरा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए बस, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 3.01 ना मुझे कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में। क्या क्लिक कर रहा है भाई? ये मोल का हाफ है। बस ये 1 मोल का हाफ, 6.02 का हाफ है, 1 मोल का हाफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 10⁻25 भी आ गया है ना। तो मैं इसको जो है अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो आई विल से 3.01 इंटू 10⁻25। ठीक है, दिस इज 6.02 बाय 2 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻2। ये चीज देख लो एक बार, ठीक है जी। यस सर। भाई 3.01 को मैंने ऐसे लिख दिया है और जो 10⁻25 है उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया है। तो ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू 50 मोल। ये 50 मोल के इक्वल हो गया। बस इस नंबर को मैंने ऐसे लिखा है ना। तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 it weighs how much? 44U। 1 mole molecule of CO2, this will weigh how much? 44 grams। 34 grams. 4 grams। And 50 mole molecules of CO2, that is 50 into 44 grams।
ये इजी हो गई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लो आप, अगर मोल्स के फॉर्म में है तो थिंग्स आर इजी। अगर ये मोल वर्ड ना गिवन हो ना तो भी आप बहुत आराम से सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, बट मोल अगर पता है आपको तो कैलकुलेशन इजियर हो जाती है। कैसे इजियर हो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी को अगर हम ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं ना तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कह रहे होते हैं कि 3.01 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इनका वेट कितना हो जाएगा 44 इंटू 3.01 इंटू 10⁻25 इंटू, है ना, दिस मच यू। और यू की वैल्यू फिर हम डालते हैं यहाँ पर वापस ग्राम में कैलकुलेट करना है। सो इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये आंसर बोल रहे थे हम। ऐसे ही बोलते हैं ना, चेक करो। क्योंकि हमें पता है, हमें मोल पता है, मोल वाला जो वर्ड है वो पता है। मोल एक्चुअली कुछ नहीं है, मोल जो है वो इस पर्टिकुलर चीज का इनवर्स है एक तरीके से, है ना। सो दिस इज बेसिकली 44 इंटू 3.01 इंटू 10⁻25 बाय 1 अपॉन, अगर मैं इनवर्स में नीचे लिखूंगा तो 1 अपॉन करके लिखना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। दिस इज 44 इंटू 3.01 इंटू 10⁻25 बाय 1 मोल, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है उसको इजी बना रहा है अगर आपको मोल पता है कि मोल कितना है। बस ये याद रखें 1 मोल जो है दिस इज 1 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इस फॉर्म में याद रखें, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। सर ये 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 सर ये कहाँ से आया सर, क्योंकि मोल की तो एक ही वैल्यू थी 6.02 इंटू 10⁻23। ये और ये सेम तो है सर सेम कैसे, तो इसमें तो 6.02 है, इसमें 1.67 है। वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ओके सर। है ना। मोल डिराइव कहाँ से हो रहा है, मोल डिराइव ही बेटा वहां से हो रहा है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, है ना। इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे ये बता दो। हाँ जी एनीवन, कितने प्रोटॉन होंगे। हेलो जी क्लास, कहाँ खो गए। 1 1 प्रोटॉन, है ना। अगर मैंने किसी भी चीज का इतना वेट मास लिया है तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन मिलेगा, है ना। अगर मैंने 1 ग्राम का मास लिया है तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 1 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्रोटॉन, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, कभी क्लियर नहीं हुआ बेटा अभी। सर हो गया। ओके यस सर। मैंने 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है ना। दैट कार्बन इज बर्निंग, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो उसमें मुझे कितना
CO2 मिलेगा, है ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 आई विल गेट। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ जी 184 grams. 184, ये 184 ग्राम्स इज रॉन्ग आंसर। व्हाई दिस इज रॉन्ग? एनीवन? सर जब वो बर्न हो रहा है तो वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत वेपर में भी चेंज हो रहा है। ना ना, वेपर थोड़ा में बहुत होने इन कार्बन या O2 में से कोई क्वांटिटी कम होगी जो और वो बच जाएगी रिएक्शन से। हाँ जी, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कब तक होता रहेगा भाई? जब तक कार्बन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, रिएक्शन होती रहेगी। जैसे ही कार्बन खत्म हो गई तो पता चला ऑक्सीजन बच गई, उसके बाद CO2 नहीं बन रही है, या फिर ऑक्सीजन खत्म होते ही है पता चला कार्बन बच गया बट CO2 नहीं बन रही है ना। तो बेसिकली इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट डाउन कर रहा है कि पूरा एवरीथिंग इज नॉट बर्निंग डाउन। ठीक है, सो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आई हैव गॉट वन कार्बन एटम इज रिएक्टिंग विद वन O2 मॉलिक्यूल, है ना। वन कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12U। 12U। 12U किससे रिएक्ट कर रही है? 32U से, है ना। दैट मीन्स 12 ग्राम जो है दैट इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम्स। ये समझ में आ रहा है यहां तक? 12 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 12 3 36 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी, है ना। तो हमारे पास ये 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ कंज्यूम हो गई, और यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ 36 ग्राम यूज हुआ था। कितना कार्बन बच जाएगा? 52 का 52. 52 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज लेफ्ट। तो यहाँ पर आपके पास CO2 जो है वो 184 ग्राम नहीं बनेगा, -52 दैट इज 132 ग्राम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। तो आपको पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो आपकी केमिकल रिएक्शन को लिमिट डाउन कर रहा है। राइट। ओके, चलो अभी कुछ पहले इजी क्वेश्चन और ले लेते हैं ना मोल कॉन्सेप्ट पे। आर यू रेडी? लेट्स सी हियर। ओके, क्वेश्चन इज find number of nucleons in 1 kg cold. कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो बता देना आप। सर गोल्ड का एटम मास क्या है?
मुझे नहीं पता। गोल्ड का जो वेट है 1 kg है ना, तो वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गोल्ड के एटम्स हैं, और हर एटम का वेट किस वजह से है? हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना। तो हर एटम का वेट किस वजह से है? वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एग्रीड? So Yes. basically when I am saying what is weight of, find number of nucleons in 1 kg gold, this question is exactly same as find number of nucleons in 1 kg atom of gold, which is same as in 1 kg nucleons. मैं बेसिकली आपसे 1 kg न्यूक्लियन का वेट पूछ रहा हूँ बेटा। 1 kg न्यूक्लियन में कितने न्यूक्लियंस होंगे, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ठीक है, और हमें पता है कि 1 ग्राम न्यूक्लियन में कितने न्यूक्लियंस होते हैं? 1 ग्राम न्यूक्लियन में कितने? 197. 1 more. 1 मोल न्यूक्लियन। 1 ग्राम में 1 मोल न्यूक्लियन। ठीक है, 1000 ग्राम में 1000 मोल न्यूक्लियंस आते हैं। ठीक है, इन द एंड एवरीथिंग, हर एक के अंदर बस न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, दैट्स इट। शेप, साइज, लुक अलग अलग आ रहा है ना, बट वेट जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से ही है। ठीक है, मेरा आंसर सेम होता अगर मैंने यहाँ पूछा होता 1 kg ऑफ कॉटन, उसके अंदर कितने न्यूक्लियंस होंगे? सर 1000 मोल न्यूक्लियंस। 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी न्यूक्लियंस? सर 1000 मोल न्यूक्लियंस। ठीक है, बिकॉज इन द एंड वेट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियंस ओनली। Find weight of 1 mole protons। 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना होगा बेटा? अरे स्पीक आउट फास्ट फास्ट फास्ट। 1 ग्राम। 1 ग्राम इतना इजी है भाई, इतना टाइम लग रहा है ना। अगर मैंने पूछा 1 मोल पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। 2 ग्राम्स। मैंने पूछा फाइंड वेट ऑफ 1 मोल पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 ग्राम। 2 ग्राम। दैट विल बी 2 ग्राम, है ना। और मैं इसको अगर कंबाइन कर दूं तो इनको कंबाइन करके मैं क्या नाम दे सकता हूं? पेयर ऑफ न्यूक्लियन। पेयर ऑफ न्यूक्लियन। पेयर ऑफ न्यूक्लियंस नहीं, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मेक्स इट हीलियम एटम, एंड आंसर विल बी 4 grams। ठीक है, आई होप मोल इज क्लियर नाउ, है ना। आप 1 मोल जब आप ले रहे हैं ना, देखो मान लो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये 1 मोल का वेट जो है बेटा, ये आपका 1 ग्राम होगा, 1 मोल प्रोटॉन का वेट। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पर
इनको जो है 4 कर दिया, तो ये जो वेट है ये 4 ग्राम हो गया, है ना। इंडिविजुअल का वेट वो 4U है, और सब 1 मोल का वेट वो 4 ग्राम आ गया आपका। और आपने यहाँ पर जो है हर एक में जो है अगर 12 डाल दिए, 3 4 5 6 7 12, तो ये जो 12 जो है, तो हमारा यहाँ पर जो वेट है वो कितना हो जाएगा, वो 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो मोल में यही बताने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ अगर आपने एक इसका वेट लिया तो इसका वेट है 12U, दैट इज 1 कार्बन एटम का वेट है 12U। और लेकिन आपने ऐसे ग्रुप बनाकर अगर ले लिया आपने वेट, तो ये है आपका 1 मोल कार्बन एटम। 1 मोल कार्बन एटम के अंदर आपको मिलेंगे 1 मोल इंटू 12 प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच कार्बन एटम, आपको इतने न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे, है ना। एंड आई नो दिस इज सेम एज 12 इंटू 1 मोल न्यूक्लियॉन्स, एंड आई नो 1 मोल न्यूक्लियॉन्स का वेट 1 ग्राम होता है, सो दिस बिकम्स 12 ग्राम। ठीक है, एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको इश्यूज आते हैं, आई विल टेल यू बिल्कुल सिंपल से मेथड से कैसे सॉल्व होता है ये। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और शैल आई टेक फ्रॉम माय साइड? कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बेटा? नॉप, चलो जी। ओके, find how many grams of sodium can be obtained by electrolysis of NaCl, by electrolysis of 23, 30, 117 grams of NaCl. सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करोगे भाई? क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने। नमन कैसे करोगे बेटा सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस? सर प्रोसेस बताना है या फिर वो रिएक्शन बताना है? प्रोसेस। मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस करो सोडियम का, सॉरी जिसका NaCl का। एक कैथोड एक एनोड लगाना है सोडियम सॉल्यूशन किसके अंदर? कैथोड एनोड किसके अंदर डालोगे? NaCl के अंदर? नहीं सर, उसके सॉल्यूशन के अंदर। उसके सॉल्यूशन के अंदर। और अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे नहीं रहा हूँ, मैं पानी दे नहीं रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ यू आर बार्ड फ्रॉम यूजिंग वाटर, नाउ डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्या होगा भाई अगर हमने खाली नमक के अंदर जो है दोनों साइड से करंट पास किया तो क्या होगा? ओपन फॉर एवरीवन है ना, ओपन मार्केट है। सर हाँ जी, सर अगर हम NaCl को हम एनोड पे रखेंगे तो Na बच जाएगा और Cl जो होगा वो कैथोड पे चला जाएगा। ये आपका ऑरेंज कलर वाला नमक है। ओके, आप क्या कह रहे हैं बेटा? Na कहाँ चला जाएगा? सर अगर हम NaCl को एनोड पे रखते हैं तो Na तो वहीं रह जाएगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे,
और बट Cl जो होगा वो कैथोड पे चला जाएगा। आपने एनोड और कैथोड ही गड़बड़ कर दिया है। ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। अगर आप इसमें करंट पास करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। NaCl में अगर आपने ऐसे करके करंट पास किया तो क्या होगा? एनीवन? कुछ भी नहीं होगा। Nothing will happen. No reaction, no changes, no electrolysis, nothing. Why nothing is going to happen? Because I don't have ions. Electrolysis के लिए ions चाहिए ना भाई। ions जो है, एक ions जो है आपका कैथोड पर जाएंगे, एक ions आपका एनोड पर जाएंगे। जब ions ही नहीं है, NaCl के अंदर ions कहाँ पे हैं भाई? ions तो फॉर्म करने के लिए उनको ब्रेक होना जरूरी है ना। NaCl तो एक मॉलिक्यूल है, Na प्लस और Cl माइनस थोड़ा घूम रहे हैं NaCl के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर जरूर होते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो उनको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, बट अगर मेरे को पानी यूज ही नहीं करना है, अलाउड नहीं है, तो अब मैं कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करूं इसका? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फिर क्या चाहिए? मेरे को आयंस चाहिए। Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग होने चाहिए। तो विदाउट यूजिंग वाटर मैं उनको कैसे अलग करूं? सर कोई और लिक्विड डाल के। हर लिक्विड की ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट इफ यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ सॉल्यूशन, so what you are going to do is heat it up। ठीक है, आप यहाँ पर एक बल्ब को लगा दें। ठीक है, आप इसको हीट करें। जैसे ही आप हीट करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि NaCl जो है समवेयर अराउंड 800 डिग्री वो मेल्ट करना शुरू करेगा, और मोल्टन स्टेज में जो है देन आयंस आर फॉर्म, और जैसे ही आयंस फॉर्म होंगे बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। बल्ब कब तक ग्लो करेगा? जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कब तक फ्लो करेगी? जब तक Na प्लस और Cl माइनस होंगे। Na प्लस जो है वो पॉजिटिव है ना, इट्स लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, काश मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये कहां पर जाएगा? ये कैथोड पर जाएगा। Cl माइनस, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड पर दे देगा, है ना। साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी। एनोड पर Cl2 मिल जाएगा आपको, कैथोड पर आपको Na का डिपॉजिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो आप देखेंगे बेटा 1 NaCl, है ना। 1 NaCl में Na कितना है आपका? 23U, और Cl कितना है? 53.5U, सॉरी 35.5U। ठीक है, तो बेसिकली आउट ऑफ 53.5U, 53.5U ऑफ NaCl में आपको कितना सोडियम मिल रहा है? यू आर गेटिंग 23U ऑफ सोडियम, है ना। और अगर मैंने 117 ग्राम्स ऑफ NaCl पूछा है, तो 117 ग्राम्स में आपको 23U बाय 53.5U into 117 grams of Na मिलेगा, है ना। So this is your 46 grams of Na। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड अगर आपको कुछ इंडिविजुअल हेल्प भी चाहिए, है ना, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, सो आई विल क्लियर दोस डाउट्स इंडिविजुअली आल्सो। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Excuse me, sir. जी बेटा। So can you upload a Socrates for triangles chapter? हाँ, मेरे को मैसेज करो, है ना, जस्ट सेंड मी अ Okay, मैसेज, sir. आई विल अपलोड। ओके, लास्ट क्वेश्चन।
चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। Okay, Anudeep has answered already. Anudeep, do it again बेटा, गलत है आंसर। Nope, Siddhant, do it again. Siddhant still wrong. Anya not correct. अच्छा सॉरी अन्य आपका करेक्ट है। हाँ जी, वेरी गुड। आई थिंक एक लेवल, एक पार्ट तक तो सही जा रहा है, बट उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ग्लूकोज के मास से। हाँ जी, यानी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बट आई मेक आउट यू आर सेइंग सर वन मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसका वेट कितना होगा? दैट इज 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। कितना आ रहा है ये? 180। 180 U। आगे क्या करें? 1 मोल की बात कर लेते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस वेज 180 ग्राम। अब इसको रिवर्स में लिखेंगे। 180 ग्राम के लिए आपको कितने चाहिए? 1 मोल मॉलिक्यूल चाहिए, और 180 ग्राम के अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1/180 मोल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इतने मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो बेसिकली
हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यू विल से 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ठीक है, एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 कार्बन है तो 6 into 6 प्लस हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज 6 into 8 है ना, so that's 36 and 12 48 plus 48, that's 96 electrons are there. और 1 मोल की जगह अब हमें किसमें कितने में निकालना है, हमें 1/180 मोल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, so that will be 96 into 1/180 mole electrons will be there. ठीक है, चेक कर लें. This is 48/90 mole electrons are there. ठीक है, so this is 4.8 into 0.111 mole, so this becomes 48 52.48 5 है ना, around 0.53 mole electrons are there. ठीक है, आपका नंबर बहुत छोटा आ रहा है बेटा. ठीक है, आपने आई थिंक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की कोशिश की है, बट दैट आल्सो इज 96 इलेक्ट्रॉन नॉट 84 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी. अभी कैन यू रेज हैंड, आप आई जस्ट वांट टू नो कितनों के स्कूल में जो है ऑन ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं. रेज योर हैंड इफ यू हैव ऑफलाइन एग्जाम्स इन योर स्कूल. तो ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है, मतलब ऑफलाइन? सर मेरा तो स्कूल सर बीजीएस में कंसेंट फॉर्म कंपलसरी है. कंपलसरी है. सर पहले कंसेंट आया था कि ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन फिर कंपलसरी कर दिया. ओके. सर हमसे भी पूछा था लाइक कि कौन कौन से बच्चे ऑफलाइन स्कूल अटेंड कर सकते हैं, फिर देखेंगे, और अभी कुछ फिक्स नहीं है. बट टीचर्स इंडिकेट कर रही हैं कि ऑफलाइन ही होंगे. ओके. आई थिंक टेस्ट स्टिल मे बी यू नो मैनेज्ड, वो मैनेज हो सकते हैं, बट क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बट ठीक है. सर हमारे स्टूडेंट बीजीएस में तो क्लासेस के लिए भी बुला लिया सर. कॉन्सेंट मांगा था, लेकिन कुछ बच्चों ने मना भी कर दिया, कुछ बच्चे आए भी थे. तो सर अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, मैम क्लासेस से ही ले रही हैं स्कूल की क्लासरूम क्लासेस से ले रहे हैं. यस सर, हमारे साथ भी ऐसे ही ऑफलाइन हमारे सिर्फ ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है. सर हमारा तो स्कूल अच्छा जी. गर्व यू आर सेइंग समथिंग. सर सेम थिंग कि कंसेंट फॉर्म के हिसाब से देना है. यस सर. सर हमारी तो दोनों हो रही हैं, एक दिन ऑफलाइन और एक दिन ऑनलाइन. ओके. सर हमारे तो सिर्फ एग्जाम्स ही लेने हैं, वरना पढ़ाई तो अब हो ही नहीं रही. ओके. पढ़ाई देखो अभी एक पॉइंट पर आकर ना सैचुरेशन अचीव हो जाता है. जैसे हमारा सैचुरेशन आ गया अभी, है ना, तो सारा सिलेबस भी हो गया है, उसका रिवीजन भी हो गया है, तो फिर टेस्ट भी हो गए है ना, तो एक पॉइंट पे सैचुरेशन आया था. देन इट्स अप टू स्टूडेंट्स, है ना, आप अपना कर सकते हैं. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर गुड इन स्टडीज, तो आप स्लोली जो है यू कैन टेक अप क्लास 10th का भी देख सकते हैं धीरे धीरे, है ना, या फिर थोड़ा और मतलब कुछ और भी उठा सकते हैं. क्लास 11th की मैथ्स भी देख सकते हैं, या फिर क्लास 11th की फिजिक्स, 9th की फिजिक्स एंड 11th की फिजिक्स जो है वो बहुत रिलेटेड है आपस में.
ठीक है. So don't limit down to 9th, or those who are reasonable in studies, so they can just revise down on the अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिवीजन में आपका मैथ्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. तो मैथ्स को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि उसके बेस पर 10th की मैथ्स रहेगी. साइंस में 0% कोरिलेशन इज देयर, है ना. अगर जिसने 8th में साइंस किया वो डायरेक्टली 10th की साइंस भी ले सकता है. 9th और 10th की साइंस में कोई रिलेशन नहीं है आपस में. ठीक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट इन 9th एंड 10th. ठीक है. तो आप मैथ्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें ताकि 10th की मैथ्स में डिफिकल्टीज ना आए. सर 10th में ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह भी नहीं होगा क्या? नहीं है. 10th की साइंस इज मोर इजी. 10th में आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो आपने 8th में किया था, है ना. और लाइफ प्रोसेस है जो आपने 7th में किया था, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन. और आपका इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स में, लाइट है. तो लाइट भी 8th का चैप्टर है. जिसने मेरे साथ 8th पढ़ी है तो हमने 10th की पूरी लाइट जो है वो ख़त्म कर दी है ऑलरेडी. तो कुछ नया नहीं है उसमें. सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो थियोरेटिकल चैप्टर है. तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. बेसिकली न्यूमेरिकल्स है जैसे आपका 9th में फिजिक्स में 50% इज न्यूमेरिकल्स, तो 10th की फिजिक्स में देयर आर 20% इज न्यूमेरिकल, है ना. मोर ऑफ थियोरेटिकल. आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स हैं बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और केमिस्ट्री में इट इज़ केमिकल रिएक्शन, एसिड एंड बेस, मेटल नॉन मेटल. तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना. दोज वर देयर विद मी 7th एंड 8th, तो हमने जो है फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, हाउ दे आर बीइंग नेम्ड, वो सब किया था. तो वो 10th में यूज होगा. 10th की केमिस्ट्री इज एक्चुअल व्हाट मेन केमिस्ट्री इज है जहाँ पर रिएक्शंस वगैरह डिस्कस होंगी. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस होंगी, एसिड बेस. फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है एक तरीके से. तो दैट विल बी देयर, बट 9 से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. बाकी 10th में वी प्रोवाइड SST ऑल्सो लास्ट 3 years, है ना. शशि सर विल बी देयर, he'll be taking SST classes. That's it. Anything else? अच्छा, just raise your hand if you need English in class 10th. Please put your hands down and raise your hand if you need English help in class 10th, है ना. Okay. So what we normally do is at the end of the sessions ना we provide English and Hindi का जो आपका क्रैश कोर्स रहता है that we provide. ठीक है. तो 15 days हिंदी क्रैश कोर्स एंड 15 days इंग्लिश क्रैश कोर्स. और 10th से रिलेटेड ना बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि 10th में अब फॉर्मेट भी थोड़ा सा ईज डाउन हो गया. आपका केस स्टडीज आता है, MCQ क्वेश्चंस आते हैं. तो 2 years बैक तो MCQs ही नहीं आते थे, नो MCQs एट ऑल. तो अब यहाँ पर एटलीस्ट MCQs आ दिया, तो दैट्स बेसिकली ऑप्शन टिक करना इज लॉट इजियर, है ना. पेपर का साइज भी थोड़ा सा छोटा ही हो गया बेसिकली एल से, है ना. पहले 3 hours में पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता था स्टूडेंट्स का. अब 2.5 hour में हो जाता है, एंड हाफ एन आवर रिविजन ऑल्सो इज देयर. सो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली काम करेंगे तो नो डाउट यू विल स्कोर फुल मार्क्स. आई विल नॉट से 90+ फुल मार्क्स इन क्लास 10th. ठीक है. सेट पैटर्न पे है और मतलब चीज़ें बहुत डिफिकल्टी लेवल के वाइज 9 से ईजियर है 10th. सो एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि बोर्ड्स नहीं होंगे. सेमेस्टर सिस्टम था क्या सर? जो अभी बता रही थी वो तो सेमेस्टर सिस्टम में इंक्लूड था शायद. ओके. आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी 2023 से लागू होनी थी, है ना. आई विल स्टिल चेक, बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट एट इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से जो है इंडियन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली दे मे हैव मेड द चेंजेस, बट आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद दैट. चलो जी, देन लेट्स एंड द सेशन. कुछ और किसी की रिक्वायरमेंट हो, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल शेड्यूल अ क्लास ऑन दैट. ट्रायंगल्स का सॉक्रेटिव इज व्हाट इज ड्यू नाउ.
ठीक है, और ऑल द क्वेश्चन क्लासेस सॉक्रेटिव दे आर ऑप्शनल है ना, so you can just decide on if you need that or not. Okay, from my side all of these are optional. सर सर्कल्स की थ्योरम Thank you. का सिर्फ थ्योरम का था डाउट। Theorem मेरे को मैसेज कर दो, I'll schedule a class है ना, and I'll keep it for everyone जिसको अटेंड करनी है वो कर सकता है। ओके सर। ठीक है, ओके, Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय।